नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारी खबरें हैं और बड़े इंटरेस्टिंग एनालिसिस भी हैं। देखिए, आज बात नोबेल शांति की, यानी वो पुरस्कार जो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर चाहते थे, वो उन्हें मिल गया है। देखते जाइए, रुको जरा। वेनेजुएला के बागी ने ऐसा दांव खेला जिसने पूरी व्यवस्था ही बदल दी। व्हाइट हाउस के इस कारनामे से दुनिया दंग रह गई है, लेकिन इस नोबेल में बड़ा ट्विस्ट है। हालांकि नोबेल प्राइज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद भी इसका विरोध करेगा आने वाले समय में। खैर, फिर लश्कर कमांडर का कबूलनामा। आतंक का ये कमांडर कांपती आवाज में कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कमर तोड़ दी, बस अल्लाह नहीं बचा लिया। इस आतंकी ने मुनीर के झूठ की पोल खोल दी और आज बीएमसी चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया। बीजेपी ने ठाकरे ब्रांड पॉलिटिक्स का आखिरी किला 28 साल बाद फतेह कर लिया। इसका पूरा विश्लेषण। लेकिन पहले फिक्र ईरान की। ट्रंप वेटिंग गेम खेल रहे हैं। ईरान से जंग का खतरा बरकरार है। तेहरान के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर हलचल इसका सबूत है। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें भीषण विनाश की आहट है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स खेलने का प्लान बना चुके हैं। और आगे की लाइन है, विंटर इज कमिंग। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर है और इस बार भी आग सुलगाने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की ही है। क्या विडंबना है। नोबेल प्राइज, एक इलेक्टेड राष्ट्रपति को अपहरण करना और ईरान में बम बरसाना, नोबेल प्राइज। दुनिया से शांति की बातें, लेकिन पर्दे के पीछे जंग की तैयारी। अमेरिका का यह खेल पुराना है। ट्रंप कहते हैं वी वांट पीस, लेकिन इस शांति की क्या कीमत चुकानी होगी और कितनों का खून बहाकर यह शांति लाने की तैयारी है। ईरान को लेकर ट्रंप के इरादे अब छुपे नहीं। तेहरान में बेचैनी है, ईरान की तैयारी भी पूरी है, लेकिन सवाल है कि क्या ईरान बनेगा वेनेजुएला पार्ट 2? कि शांति की बात करते हुए ट्रंप ईरान पर एक बार फिर से अचानक से हमला कर देंगे? पिछले साल किया था ना। खबर तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हमले का इरादा टाल दिया है। ईरानी राजदूत ने बताया कि ट्रंप ने रात को 1 बजे ईरान से बात की है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को फांसी न देने की शर्त रखी, जिसे ईरान ने मान लिया। व्हाइट हाउस से भी यही बताया गया है कि ट्रंप ईरान पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आखिरी फैसला खमेनी के एक्शन को देखने के बाद लेंगे। लेकिन ईरान के आसपास की हलचल ट्रंप के डबल गेम की ओर इशारा कर रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक हफ्ते में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के पास होगा। कई वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर भी ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। कई फाइटर जेट्स की भी बहुत जल्द ईरान के पास तैनाती होगी। कई फाइटर जेट यूरोप की तरफ से ईरान के पास भेजे जा रहे हैं। कई बॉम्बर और एयर रिफ्यूलिंग विमान भी ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। पेंटागन की तरफ से कई एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजे जा रहे हैं। कई इंटरसेप्टर मिसाइलें भी ईरान के पास तैनात होने वाली हैं। कतर के अल उदैद बेस में, एयरबेस में हथियार बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका को लगता है कि ईरान हमला करेगा, इसीलिए तैनाती बढ़ाई जा रही है। यानी ट्रंप की योजनाओं में लॉन्ग टर्म युद्ध का प्लान है। ईरान पिछली बार भी प्रेसिडेंट ट्रंप के धोखे का शिकार हो चुका है, जब पिछली साल अमेरिका ने बातचीत करते करते ईरान पर हमला कर दिया था। इस बार ईरान भी पूरी तैयारी के साथ अमेरिका को धमका रहा है। खमेनी के बेहद खास मोहसिन रिजाई ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। कहा है कि ईरान अमेरिका से जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। रिजाई ने यह भी कहा है कि आईआरजीसी, ईरानी सेना और बासिज फोर्स भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर अमेरिका ने एक भी गोली चलाई तो ईरान तबाही मचा देगा। अब इन तस्वीरों से मोहसिन रिजाई की धमकी को बल मिलता दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, ईरानी मिलिट्री का मूवमेंट तेजी से हो रहा है। मशहद में आर्मर्ड व्हीकल्स का बड़ा मूवमेंट देखा गया। इसके अलावा ईरान के उर्मिया में भी सैन्य वाहनों का लंबा काफिला दिखा है। बॉर्डर से लगे इलाकों में सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। ईरान के सभी प्रमुख हाईवे पर सेना का कंट्रोल हो गया है और इस सब के बीच ईरान की मदद के लिए चीन खुलकर साथ दे रहा है। हमने आपको कल ही बताया था, ईरान के नो टाइम जारी करने के बाद चीन के 2 विमान चुपके से ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हुए और अब चीन ने वो कर दिया है जो अमेरिका को बहुत भड़का सकता है।
क्योंकि ईरान को अब चीन से नया एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया। इसके साथ ही ईरान को मिसाइल की सप्लाई भी की गई है। वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है, जिसके मुताबिक अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान को चीन से सैन्य मदद मिल रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान को HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की सप्लाई की गई है। HQ-9B ये तो हमने मार गिराया था ना पाकिस्तान में। क्या ईरान में नोटाम के जारी होने के बीच चीन के कार्गो एयरक्राफ्ट को एंट्री मिली थी। 2025 में ईरान और चीन के बीच तेल के बदले हथियारों का समझौता हुआ था। ईरान में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहले से तैनात है। इसके साथ ईरान के इरादों पर अमेरिकी थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज ने बहुत बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया कि अगर इस बार ईरान का रिएक्शन पिछले वर्ष जून में किए गए हमले से भी ज्यादा विनाशकारी होगा। इसकी बड़ी बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। न्यूज़ वीक की रिपोर्ट है, अमेरिका ने हमला किया तो ईरान विनाशक जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, इस बार जून में हुई जंग से ज्यादा विध्वंसक होगी ईरान की प्रतिक्रिया। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेसेस हैं। ईरान के टारगेट पर पश्चिम एशिया के पास अमेरिकी वॉरशिप्स होंगे। आपको बता दें कि 23 जून 2025 को कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने हमला किया था। यानी अगर अमेरिका ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना कर रहा है तो वहीं ईरान भी पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट देखें। और अब वो खबर जो पश्चिम एशिया में बारूदी हलचल को और ज्यादा बढ़ा सकती है। कल सुबह ठीक 9 बजे इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में अचानक जमीन हिलने लगी। लोग समझ ही नहीं पाए ये कुदरत का कहर है या किसी साजिश की दस्तक। अलार्म बज उठे, अफरा तफरी मच गई और कुछ ही मिनटों में पूरे इजराइल में एक सवाल तैरने लगा, क्या यह सिर्फ भूकंप है या कुछ और? रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.2 थी। 100 किलोमीटर तक झटके महसूस किए गए। नेगेव से लेकर मध्य इजराइल और यरूशलेम के उत्तर तक जमीन ने साफ संकेत दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। गौर करने वाली बात यह है कि यह भूकंप इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में आया। यह कोई आम इलाका नहीं है, यह वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि इजराइल की सबसे संवेदनशील सैन्य और परमाणु गतिविधियां इस इलाके में होती हैं। और दावा किया जाता है कि इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी भी यहीं है। इजराइल भले ही खुद को परमाणु शक्ति आधिकारिक रूप से घोषित न करता हो, लेकिन पूरी दुनिया जानती है उसके पास न्यूक्लियर क्षमता है। सबसे बड़ा सहयोग इस भूकंप की टाइमिंग पर है। यह भूकंप ऐसे वक्त में आया जब पश्चिम एशिया में पहले से ही बारूदी जंग के बादल मंडरा रहे हैं। और इस बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया आज सुबह अमेरिका पहुंच गए। मोसाद चीफ बार्निया मायामी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मिलेंगे। विटकॉफ ही अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत का चैनल संभाल रहे हैं। विटकॉफ बेसिकली एक प्रॉपर्टी डीलर थे जो कि अब वर्ल्ड के अफेयर्स को डील कर रहे हैं। ट्रंप है, खैर उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी हाल में बात की। अब यह साफ नहीं है कि मोसाद चीफ की मुलाकात ट्रंप से होगी या नहीं। इंटरेस्टिंग बात है, विटकॉफ ही मादुरो की टीम से बात कर रहे थे जब उन्हें उठा लिया गया। लेकिन अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बार्निया ट्रंप से मिल सकते हैं क्योंकि ट्रंप का घर मारे लागो फ्लोरिडा में है, जो कि मायामी। माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका में ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन या डिप्लोमेसी पर बात कर सकते हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका में युद्ध के बादल है तो दूसरी तरफ खमनेई राज से नाराज करोड़ों की आवाम पिछले 20 दिन से उग्र प्रदर्शन कर रही है। सैकड़ों शहरों में लोग घरों से बाहर आ गए हैं। बड़ी बात यह है कि अब खमनेई के गार्ड्स प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सीधे बुलेट फायर कर रहे हैं। पिछले 20 दिनों में ईरान की सेना ने लाशों का अंबार लगा दिया है और कुछ घंटों पहले ही प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई गई। महिलाओं को बंदूकों के बट से मारा जा रहा है। ईरान से आ रही तस्वीरें चिंताजनक है और विचलित कर सकती है। और अब एक बार बात फिर से डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं। वाह, हिंदी फिल्म का डायलॉग है, टाइमिंग फिट है इसके लिए। आज खुश तो बहुत होगे तुम। डोनाल्ड ट्रंप की हमने आपको कई सारी बातें बताई हैं। हमने आपको अभी यह भी बताया था कि ट्रंप की जुबान पर शांति और मन में महायुद्ध के सायरन बज रहे हैं। लेकिन ये देखिए जरा, यहां से लेकर यहां तक लंबी स्माइल है दोनों के चेहरों पर। यह आज की सबसे वायरल, टॉक्ड अबाउट, चर्चित तस्वीर है। वर्ष 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना पुरस्कार ट्रंप को दे दिया है। मुस्कुराते हुए ट्रंप इसे खुशी खुशी स्वीकार भी कर रहे हैं।
जब ईरान में हालात बेकाबू हैं, जब ईरान पर अमेरिका किसी भी वक्त हमला करने को तैयार है, अशांति वाली स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति मारिया मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार पर मालिकाना हक जता रहे हैं। वो भी कब? जब वहां के इलेक्टेड प्रेसिडेंट का अपहरण कर लिया गया है उन्हीं की फौज के द्वारा। वाह, ये देखिए, इसको कहते हैं, अब जाने दीजिए क्या कहते हैं, आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है। ट्रंप ने जिसके हाथों ये पुरस्कार लिया है वो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि वो वहां पर राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं है। हाल ही में ट्रंप ने सैन्य ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन किया है, वहां के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण करवाया। आजकल हर दिन अमेरिका की सुबह ईरान को नई धमकी के साथ होती है। जिस दिन ईरान पर अमेरिकी बम बरसने लगेंगे कोई नहीं जानता है। वहीं दूसरी ओर नोबेल पुरस्कार लेकर ट्रंप शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं। खैर, कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है। ग्रीनलैंड में भी ट्रंप का कब्जे वाला प्लान तैयार है। इसके लिए वो नेटो से भी लड़ने को तैयार है। मतलब यही है, एक तरफ अलग अलग देशों से ट्रंप दुश्मनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद को मिस्टर सीज़फायर साबित करने पर तुले हुए हैं। और तो और ट्रंप ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जिनपिंग को ताइवान पर फ्री हैंड दे दिया है, जबकि अमेरिका हमेशा चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान को हमेशा ट्रंप आशीर्वाद देते रहे और व्यापार के लिए पूर्व घोषित आतंकी से भी वो दोस्ती कर लेते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण अमेरिका और सीरिया की डील और दोस्ती है। यानी कि हिपोक्रेसी, डबल थिंक डबल टॉक या डबल गेम, ये अब आजकल नए वर्ड्स हैं और इनसे किसी का अपमान नहीं होता है, ऐसा लगता है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप का नोबेल सपना टूटा था, फिर उन्हें अब नोबेल शांति पुरस्कार कैसे मिल गया? इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल ये नोबेल शांति पुरस्कार उन्होंने जीता नहीं है, गिफ्ट में मिला है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से उन्हें ये गिफ्ट मिला है, जिन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। यानी एक तरह से ट्रंप को सेकंड हैंड नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी उन्हीं मचाडो के हाथों जिन्हें नोबेल मिलने पर ट्रंप काफी भड़क गए थे। यहां तक कह दिया था कि नोबेल समिति ने शांति के बजाय राजनीति को चुना है। लेकिन अब ट्रंप मचाडो से नोबेल मेडल का गिफ्ट लेते हुए काफी खुश दिखे, मानो उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। इसके लिए ट्रंप ने मचाडो को शुक्रिया कहा, लिखा वो एक अद्भुत महिला है। सोचिए, कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि वो वेनेजुएला लीड करने लायक नहीं। मेरे काम के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार दिया, ये आपसी सम्मान का अद्भुत भाव है। अब सवाल यह कि आखिर मचाडो का ट्रंप को नोबेल मेडल गिफ्ट करना सामान्य भाव है या कूटनीतिक रिश्ता? उसका जवाब भी इसी गिफ्ट में छिपा है। मेडल के साथ मचाडो ने ट्रंप के लिए लिखा, आपके असाधारण नेतृत्व के लिए आभार। शांति को बढ़ावा देने, कूटनीति को आगे बढ़ाने और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए यह मेडल आपको समर्पित है। साथ ही लिखा, यह वेनेजुएला के लोगों की ओर से आभार का प्रतीक है। आपने वो निर्णायक कदम उठाए जिससे वेनेजुएला को आज़ादी मिली, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। यानी वेनेजुएला की नेता विपक्ष मचाडो ने ट्रंप की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। माना जा रहा है कि ऐसा करके वो वेनेजुएला की सत्ता पाना चाहती हैं। निकोलस मादुरो के अपहरण के बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप मचाडो को ही सत्ता सौंपेंगे, हालांकि वो पहले मना कर चुके हैं और उन्होंने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को राष्ट्रपति बनवा दिया है। इसलिए मचाडो ने नोबेल मेडल वाले गिफ्ट से ट्रंप को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। ट्रंप इससे खुश नजर भी आ रहे हैं, लेकिन नोबेल कमेटी के बयान ने उनकी खुशियों को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। कमेटी ने कहा है कि शांति पुरस्कार घोषित होने के बाद रद्द नहीं होता, इसे किसी दूसरे आदमी को नहीं दिया जा सकता। मेडल का मालिक तो बदल सकता है लेकिन नोबेल विजेता नहीं बदल सकता, यानी विजेता मचाडो ही रहेंगी। फिर चाहे ट्रंप उनके मेडल को हमेशा के लिए व्हाइट हाउस में रख लें या फिर वापस तो देने वाले नहीं। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल, जिसकी शुरुआत मुंबई से करते हैं। मुंबई का किंग कौन? आज से इसका जवाब बदल गया है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के बाद माहौल बहुत बदल गया है। सियासी वर्चस्व की लड़ाई में ठाकरे परिवार काफी पीछे जाता दिखा। 27 वर्षों के बाद देश के सबसे अमीर बीएमसी यानी मुंबई नगर निगम से ठाकरे परिवार की राजनीति का शटर डाउन हो गया है। जो नतीजा है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए आज गुड फ्राइडे है। नतीजों में बीजेपी और शिवसेना शिंदे विनर दिख रहे हैं। इस गठबंधन न सिर्फ
पहली बार बीएमसी का चुनाव जीता, बल्कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 26 में बढ़त हासिल की। विपक्ष को सिर्फ 3 नगर निगम में बढ़त मिली, यानी करीब 90% नगर निगमों में बीजेपी और उसकी सहयोगी शिवसेना शिंदे कामयाब रही या वो जीत चुके हैं। इससे आप बीजेपी के पक्ष में लैंडस्लाइड विक्ट्री भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बीएमसी की है, जहां वर्ष 1997 के बाद पहली बार बीएमसी का मेयर शिवसेना उद्धव गुट से नहीं होगा। यहां फडणवीस और शिंदे की जोड़ी ने ठाकरे ब्रदर्स का किला ध्वस्त कर दिया है। इस तरह अपने आखिरी गढ़ से शिवसेना यूबीटी आउट हो गई। अब तक घोषित नतीजों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन ही 227 सीटों वाली बीएमसी का बॉस है। बीजेपी अलायंस को 116 सीटें मिल रही हैं, शिवसेना यूबीटी और एमएनएस को 72 सीट, कांग्रेस गठबंधन को 24, एनसीपी अजीत पवार को 3 और अन्य को 10 सीट मिलती दिख रही है। इस बीच इसमें एआईएमआईएम भी शामिल है। अंतिम आंकड़े आने पर थोड़ा बदलाव हो सकता है। वैसे तो यह चुनाव लोकल लेवल पर लड़ा जाने वाला निगम का चुनाव था, लेकिन मुंबई में मराठियों को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे राजनीति करते रहे। इस बार दोनों भाई साथ आए, फिर भी वो हाथ टाल नहीं पाए। अगर नगर निगम चुनाव नतीजों को डिकोड करें तो साफ पता चल रहा है कि मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। उन्होंने काफी प्रचार किया। कहा जा सकता है कि उनका जादू चल गया, उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे मराठा वोटर को साधने में कामयाब रहे। उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से मराठा वोट छीन लिया। इन नतीजों से पता चल रहा है कि मराठा वोटरों में ठाकरे परिवार का 25 साल का वर्चस्व खत्म हो गया है। बाल ठाकरे वाली अपील दोनों भाइयों में नहीं है, इसीलिए शायद दोनों ठाकरे भाइयों का साथ आना भी काम नहीं आया। अकेले कांग्रेस के लिए मुंबई जीतना मुश्किल है, हालांकि कई जगहों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पवार परिवार मुंबई में फिर कमजोर साबित हुआ है। न शरद गुट कुछ कर पाया और न ही अजीत गुट। नतीजे ये भी बताते हैं कि सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे की जोड़ी पर मुंबई को भरोसा है। वैसे बीजेपी गठबंधन के लिए कामयाबी की बात यह भी है कि उसे सिर्फ बीएमसी में जीत नहीं मिली है, बल्कि उसने नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक में भी बढ़त बनाई है। ये सारे बड़े और धनवान नगर निगम हैं। शानदार जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र पीएम मोदी पर बहुत भरोसा करता है। महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला महाविजय मिळालेला आहे आणि एक प्रकारे सगळे रेकॉर्ड हे आपण त्या ठिकाणी तोडलेले आहेत। आज महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है आणि ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या महानगरपालिकांमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक अशा पद्धतीचं मॅन्डेट आहे, या मॅन्डेटने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की लोकांना विकास हवा आहे, लोकांना प्रामाणिकता हवी आहे आणि म्हणून लोकांनी आपल्याला या ठिकाणी निवडून दिलेला आहे। ये नतीजे विपक्ष के लिए चिंता की बात है। हालांकि शिवसेना यूबीटी इसे स्वीकार नहीं करना चाहती है। संजय राउत ने आज ही कहा कि आंकड़े झूठे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का माहौल क्या है, इन बयानों से समझिए। मुंबईकरांनाही मी मनापासून धन्यवाद देतो की मुंबईमध्ये देखील महायुतीला शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाला मॅजिक फिगर लागते, बहुमत लागतं। मुंबई में मतगणना जिस तरह से शुरू है, पूरे निर्णय नतीजे आने के लिए रात के 12 बजेंगे, रात को 12 बजे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। मैं ये मानता हूँ कांटे की टक्कर है, टक्कर चल रही है। अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ
को ये मिला, ये भगवान आशीर्वाद है। ये विक्ट्री हमें पता था होने वाली है, क्योंकि हमें विश्वास था, लोगों का जनमत दिख रहा था और विकास की जीत ऐसे हमें लगता है कि जनता ने जिसको वोटों से नवाजा उनका लीडर बनेगा और जिसको भी चाहे मेयर बनाए, लेकिन हम तो हमारी बात करें कि हमारा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा हो। अब मुंबई के अंदर ही आप देख लो, अब तक अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 जगहों के ऊपर हम जीत चुके हैं और कई जगहों के ऊपर हम आगे हैं। तो ये दर्शाता है कि पब्लिक जो थी, जनता ने पूरी तरह से असद ओवैसी साहब की क़यादत को अपनाया। ठाकरे परिवार अपना मजबूत किला क्यों नहीं बचा पाया? आपको इसकी 9 वजह बताते हैं। पहला, मराठी मानुष वाली राजनीति नाकाम रही। दूसरा, मराठा वोटर्स में शिंदे गुट की पैठ पड़ी। तीसरा, मुंबई के सामने नया मॉडल नहीं रख सके। चौथा, एंटी उत्तर भारतीय की छवि से नुकसान पहुंचा। पांचवा, मुंबई में गैर मराठी लोगों की आबादी बढ़ी। छठा, शिंदे के साथ कई मराठी नेता अलग हुए। सातवां, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर सवाल उठे। आठवां, लगातार हार से कैडर का उत्साह कम होता गया। और नौवां, हिंदूवादी छवि कमजोर होने से भी नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा फैक्टर, जनता ने चेंज के लिए वोट किया है, यानी वो खुश नहीं थे जिस तरीके से चीजें चल रही थीं। तो अब जिनको वोट किया है उनको संभल के चलना चाहिए। ठाकरे परिवार की हार के बाद अन्ना मलाई और रसमलाई एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने रसमलाई की तस्वीर के साथ ठाकरे परिवार पर कटाक्ष करते हुए लिखा, ऑर्डर सम रसमलाई, यानी रसमलाई ऑर्डर कीजिए। असल में बीएमसी चुनाव में प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने तमिलनाडु के बीजेपी नेता अन्ना मलाई का मजाक उड़ाते हुए रसमलाई वाला तंज किया था, जिसका जवाब बीजेपी सांसद ने उसी भाषा में दिया। खैर, फिक्र की अगली खबर भगवान शिव की नगरी काशी से है, जहां की कुछ तस्वीरें पूरे देश में और खासतौर पर राजनीतिक गलियारों में वायरल हैं। ये तस्वीर मणिकर्णिका घाट की है, जहां सरकार और स्थानीय प्रशासन का दावा है कि पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि पुनर्निर्माण के नाम पर हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, घाट की मूल स्थिति को बदला जा रहा है। यहां तक कि काशी विश्वनाथ मंदिर का उत्थान कराने वाली अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी तोड़ी गई है। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से काफी टकराव है। इसीलिए आज हमने ये फिक्र की फाइल तैयार की है, ताकि आपको मणिकर्णिका घाट में क्या हो रहा है इसका सच पता चल सके। इस पूरे मामले में प्रशासन का दावा है कि घाटों के नीचे लगातार पानी जाने से घाट दरक गए थे। इस पर लगे पत्थर खिसक रहे थे, जिससे पास में बने मंदिरों और मकानों पर खतरा था। इसीलिए मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण का काम किया जा रहा है। इस इलाके की पुरानी तस्वीर बताती है कि घाट पर मढ़ी बनी थी, जिसे मराठा वास्तुकला के आधार पर बनाया गया था। इसे छतरी भी कहा जाता है। इस मढ़ी में मूर्तियों को छतरी शैली में अलग अलग आले में स्थापित किया गया था। तस्वीरों में दिख रहे ये देवी देवता और तपस्वी इस बात के गवाह है कि यह जगह सदियों से साधना का केंद्र रही है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि देवी पार्वती के कान की बाली इसी घाट पर गिरी थी। इसी वजह से इसे मणिकर्णिका महाशमशान घाट कहा जाता है, जहां चिताएं कभी शांत नहीं होती, चिंताएं कभी शांत नहीं होती। कहा जाता है कि यहां मरने वाले हर व्यक्ति के कान में भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में इस मढ़ी का बहुत महत्व रहा है, लेकिन इसे तोड़ दिया गया। यह सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि 18वीं सदी की एक महत्वपूर्ण निशानी थी। इतिहासकार मानते हैं कि यहां मढ़ी 200 से 300 साल पुरानी विरासत है। औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के बाद इंदौर से आकर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहां जीर्णोद्धार का काम कराया था। उनकी मूर्ति भी इसी मणि में थी, पर इस बार रिनोवेशन में यह सब खत्म हो गया। अगर आप तस्वीरों के जरिए तुलना करेंगे तो पहले और अब की तस्वीरों में आपको अंतर साफ दिखेगा। पहले मढ़ी में अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां पूरी तरह से सुरक्षित थी, लेकिन अब नए वीडियो में वो टूटी हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी वहां जो अन्य मूर्तियां थी वो खंडित हो गई। अब इससे विपक्ष क्रोधित है। कांग्रेस ने वाराणसी में प्रदर्शन भी किया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि पुनर्निर्माण के नाम पर हजारों वर्ष पुराने अक्षय वट वृक्ष को काट दिया गया। मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी तोड़ दिया गया और अब मूर्तियां भी गायब हैं। यह मामला सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी इतिहास की हर धरोहर को मिटाकर बस अपना नेम प्लेट चिपकाना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि काशी में पुनर्निर्माण के नाम पर अनेक मंदिर ध्वस्त हुए हैं। काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान मिटाने की साजिशें तत्काल बंद होनी चाहिए। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा है कि यह महमूद गजनवी का नहीं, नरेंद्र मोदी का राज है, जहां हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि प्रशासन किसी मूर्ति के तोड़े जाने की बात को ही गलत बता रहा है। प्रशासन का दावा है कि एआई तस्वीरों और वीडियो के जरिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर पुनर्निर्माण का काम जरूर चल रहा है, इसीलिए मूर्तियां हटाई गई हैं, उसे तोड़ा नहीं गया है। स्थानीय प्रशासन तो ये तक दावा कर रहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। हालांकि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर की सांसद रही सुमित्रा महाजन ने अहिल्या देवी होलकर की मूर्तियों को तोड़े जाने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी विरासत है उसको पूरी तरीके से ये मोदी और योगी सरकार ध्वस्त कर रही है। 2023 में शिलान्यास किया था मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण करने के लिए, सुंदरीकरण नहीं, उसका पूरी तरीके से विध्वंसीकरण कर दिया। पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 1771 में जिसका जीर्णोद्वार हमारी अहिल्याबाई होलकर जी, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा, लोकमाता के द्वारा कराया गया था, उनकी मूर्तियों को भी विध्वंस कर दिया, तोड़ दिया गया। और जो सैकड़ों साल पुराने, हजारों साल पुराने वहां मंदिर थे, महादेव की शिवलिंग था, उसको ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। काशी विश्वनाथ में जो घटना, शायद मैंने कई सारे पत्रकारों को सब बातें कह दी है, वो हुई है, वो दुखद ही घटना है। तो वहाँ भी ये हुआ है, लेकिन वो बड़ा हादसा है अगर मंदिर को धक्का लगा हो, टूटा हो। ये मणिकर्णिका घाट पे जो सौदा का कार्यक्रम था, इसको नए सिरे से घाट को विकसित करने का प्रोजेक्ट है, उसी पे कार्रवाई हो रही है। कोई तोड़ा नहीं गया, दीवार चूंकि स्ट्रक्चर हटाया जा रहा है, उसपे जो दीवारों की चित्रकारी बनी हुई थी, उसपे 2-3 मूर्तियां निकली थी। मूर्तियां क्या जो उकेरा गया था दीवार में, उसको सुरक्षित नमो घाट पे रखा दिया गया। जितने भी मंदिर हैं वो सब कुछ यथावत रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। और जो कलाकृतियां जो हम लोगों ने देखा है, जो फोटोज़ हैं, उसको वापस से पुनर्स्थापित उसी रूप में किया जाएगा। इस चीज़ की भी परियोजना में व्यवस्था की गई। जो लोग भ्रामक जो ट्वीट कर रहे हैं या इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पर भी नज़र रखी जा रही है। आवश्यकता अनुसार उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो विपक्ष के लोगों ने आज प्रेस किया है, मंदिर टूटने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आपको लेके आए। तो आप देखिए वास्तविकता क्या है, और कोई छुपाने वाली चीज नहीं। ये मंदिर है जो लोग दिखा रहे हैं, वही गणेश जी हैं, वही नंदी जी हैं, यही मंदिर है। क्या ये मंदिर टूटा है? क्या अहिल्याबाई की मूर्ति सुरक्षित है, रखा गया है। जब घाट बन के शुरू हो जाएगा, जिस दिन होगा सबसे पहला उसको जिस स्वरूप में था उस स्वरूप में रखा जाएगा। और अब शिक्षण संस्थानों से जुड़ा एक बड़ा अपडेट, जहां से कई बार भेदभाव की खबरें, आरोप निकल कर आते रहे हैं। जाति के आधार पर भेदभाव के इल्जाम लगते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसे लेकर केंद्र सरकार ने नियम बना दिए हैं, जिसे सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लागू करना होगा। केंद्र सरकार के मुताबिक यूजीसी के निर्देशों के तहत सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को इक्विटी कमेटी यानी समानता समिति बनानी होगी। यह उनके लिए अनिवार्य होगा। यह कमेटी जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। इस कमेटी के सदस्यों में ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के साथ दिव्यांगों को भी जगह देनी होगी। अधिसूचना के अनुसार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को वंचित समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी कॉलेज में समान अवसर केंद्र स्थापित करने के लिए कम से कम 5 फैकल्टी सदस्य नहीं है, तो जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज जुड़ा होगा उस यूनिवर्सिटी का केंद्र सारे कामकाज देखेगा। यह दस्तावेज तब जारी किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल ताडवी के परिवार की याचिकाओं पर यूजीसी को नए नियम
जारी करने का निर्देश दिया। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि तालिबान की अंदरूनी कलें काफी आगे बढ़ गई है। अफगानिस्तान में सब कुछ सामान्य नहीं है। जिस तालिबान ने अगस्त 2021 में अमेरिका को बाहर कर काबुल पर कब्जा किया था, आज वही तालिबान अपने ही घर में बंटता नजर आ रहा है। सत्ता के शिखर पर एक नहीं बल्कि 2 पावर सेंटर बन चुके हैं और अब ये खींचतान दुनिया के सामने आ गई है। एक तरफ है तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह खुंदजादा, दूसरी तरफ है गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क की ताकत के साथ मैदान में डटे हैं। ये सिर्फ व्यक्तियों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है कट्टर बनाम प्रैक्टिकल सोच की। सवाल वही है, क्या टूट जाएगा तालिबान? कहानी यह है कि सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह खुंदजादा का एक ऑडियो लीक हो गया है। इस लीक ऑडियो में वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर ही लोग आपस में टकरा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये अंदरूनी मतभेद बढ़ते रहे तो इस्लामिक अमीरात यानी तालिबान सरकार ढह जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। इस भाषण ने उन अफवाहों को और हवा दी जो कई महीनों से चल रही थी कि तालिबान की टॉप लीडरशिप में गंभीर मतभेद है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान के सबसे ऊपर 2 अलग अलग गुट हैं जिनके पास अफगानिस्तान के लिए 2 अलग अलग सोच है।